नमस्कार। ऐसे ही दिन निकलते गए। मुंशी जी अभी तक वापस नहीं आए थे। निर्मला को अब बढ़ चढ़कर बच्ची की चिंता थी। गृहस्थी का निर्वाह कैसे होगा, ईश्वर कैसे बेड़ा पार लगाएगा, बच्ची का क्या हाल होगा। उसने कतर विरोध करके जो रुपए जमा कर रखे थे उसमें कुछ न कुछ रोज ही कमी होती जाती थी। निर्मला को उसमें से एक एक पैसा निकालते इतनी अखर होती थी मानो कोई उसकी देह से रक्त निकाल रहा हो। झुंझलाकर मुंशी जी को कोसती। लड़की किसी चीज़ के लिए रोती तो उसे अभागिन, कलमुही कहकर झल्लाती। यही नहीं, रुक्मणी का घर में रहना उसे ऐसे जान पड़ता था मानो वह गर्दन पर सवार हो। जब हृदय जलता है तो वाणी भी अग्निमय हो जाती है। निर्मला बड़ी मधुर भाषणी थी, पर अब उसकी गणना करकसाओं में की जा सकती थी। दिन भर उसके मुख से जली कटी बातें निकला करती थी। उसके शब्दों की कोमलता न जाने कहाँ खो गई। भावों में माधुर्य का कहीं नाम नहीं। मूंगी बहुत दिनों से इस घर से नौकर थी, स्वभाव की सहनशील थी, पर यह आठों पहर की बकबक उससे न सही गई। एक दिन उसने भी घर की छोड़ दिया। यहाँ तक कि जिस बच्ची को प्राणों से अधिक प्यार करती थी उसकी सूरत से भी घृणा हो गई। बात बात पर घुड़क पड़ती, कभी कभार मार बैठती। रुक्मिणी रोई हुई बालिका को गोद में बैठा लेती और पुचकार कर दुलार कर चुप कराती। इस अनाथ के लिए अब यही एक आसरा रह गया था। निर्मला को अगर कुछ अच्छा लगता था तो वह सुधा से बात करना। वह वहाँ जाने का अवसर खोजती रहती थी। बच्ची को अब वह अपने साथ न ले जाना चाहती थी। पहले जब बच्ची को अपने घर सभी चीज़ें खाने को मिलती थी तो वह वहाँ जाकर हंसती खेलती थी। अब वहीं जाकर उसे भूख लगती थी। निर्मला उसे घूर घूर कर देखती, मुट्ठियाँ बांधकर धमकाती, पर लड़की भूख की रट लगाना नहीं छोड़ती। इसीलिए निर्मला उसे साथ न ले जाती। सुधा के पास बैठकर उसे मालूम होता कि मैं आदमी हूँ। उतनी देर के लिए वह चिंताओं से मुक्त हो जाती। जैसे शराबी शराब की नशे में सारी चिंताएं भूल जाता है, उसी तरह निर्मला सुधा के घर जाकर सारी बातें भूल जाती। जिसने उसे उसके घर पर देखा हो वह उसे यहाँ देखकर चकित रह जाए। वही कर्कशा कटुभाषणी स्त्री यहाँ आकर हास्य विनोद और माधुर्य की पुतली बन जाती है। यौवन की स्वाभाविक वृत्तियाँ अपने घर का रास्ता बंद कर यहाँ कोकलें करने लगती है। चौड़ी कपड़े लगते जैसे लैस होकर आती और यथासाध्य अपनी विपत्ति या कथा को मन में ही रखती। वह यहाँ रोकने के लिए नहीं, हंसने के लिए आती। पर कदाचित उसके भाग में यह सुख भी नहीं बचा था। निर्मला मामूली तौर से दोपहर या तीसरे पहर सुधा के लिए घर आ जाया करती थी। एक दिन उसका जी इतना उबा कि सवेरे ही यहाँ पहुँची। सुधा नंदी स्नान करने गई थी। डॉक्टर साहब अस्पताल जाने के लिए कपड़े पहन रहे थे। मैरी अपने कपड़े धंधे कम लगी थी। निर्मला अपनी सहेली के कमरे में जाकर निश्चिंत बैठ गई। उसने समझा सुधा कोई काम कर रही होगी, अभी आती होगी। जब वह 2-3 मिनट गुजर गए तो उसने अलमारी से तस्वीरों की एक किताब उतार ली और केस पलंग पर लेटकर चित्र देखने लगी। इसी बीच में डॉक्टर साहब को किसी ज़रूरत से निर्मला के कमरे में आना पड़ा। अपनी ऐनक ढूंढते फिरते बेधड़क अंदर चले आए। निर्मला द्वार की ओर केस खोले लेटी थी। डॉक्टर साहब को देखते ही चौंक कर उठ बैठी और सिर ढकते हुए चारपाई से उतरकर खड़ी हो गई। डॉक्टर साहब ने लौटते हुए चिक के पास खड़े होकर कहा, क्षमा करना निर्मला, मुझे मालूम नहीं था कि यहाँ हो। मेरी ऐनक मेरे कमरे में नहीं मिल रही, न जाने कहाँ उतार कर रख दी थी। मैंने समझा शायद यहाँ हो। निर्मला सने चारपाई से सरहाने आले पर निगाह डाली तो ऐनक की डिबिया दिखाई दी। उसने आगे बढ़कर डिबिया उतार ली और सिर झुकाए देह समेटे संकोच से डॉक्टर साहब की ओर हाथ बढ़ाया। साहब ने निर्मला को 2-1 बार पहले भी देखा था, पर इस समय कैसे भाव कभी उसके मन में न आए। जिस जज्बा को वह बरसों के हृदय में दबाए थे वह आज पवन का झोंका पाकर दहक उठी। उन्होंने ऐनक लेने के लिए हाथ बढ़ाया तो हाथ कांप रहा था। ऐनक लेकर भी बाहर न गए, वहीं खोए हुए से खड़े रहे। निर्मला ने इस एकांत से भयभीत होकर पूछा, सुधा कहीं गई है क्या? डॉक्टर साहब ने सिर झुकाए हुए कहा, हाँ, जरा स्नान करने चली गई है। फिर भी डॉक्टर साहब बाहर न गए, वहीं खड़े रहे। निर्मला ने प्रश्न पूछा, कब तक आएगी? डॉक्टर साहब ने सिर आगे झुकाए हुए कहा, आती होगी। फिर भी वह बाहर नहीं गए। उनके मन में घोर द्वंद्व मच रहा था
औचित्य का बंधन नहीं, भीरुता का कच्चा धागा उनकी जबान को रोके हुए था। निर्मला ने फिर कहा, कहीं घूमने घामने लगी होगी, मैं भी इससे जाती हूँ। भीरुता का कच्चा धागा भी टूट गया। नदी के कगार पर पहुंचकर भागती हुई सेना में अद्भुत शक्ति आ जाती। डॉक्टर साहब ने सिर उठाकर निर्मला को देखा, अनुराग में डूबे हुए स्वर में बोले, नहीं निर्मला, अब आती ही होगी, अभी न जाओ। रोज सुधा की खातिर में बैठती हो, आज मेरी खातिर बैठ जाओ। बताओ, आज इस आग में जला करूं? सत्य कहता हूँ निर्मला। निर्मला ने कुछ और नहीं सुना। उसे ऐसा जान पड़ा मानो सारी पृथ्वी चक्कर खा रही है, मानो उसके प्राणों में सहज वज्रों का आघात हो रहा है। उसने जल्दी से अलगनी पर लटकी हुई चादर उतार ली और बिना मुँह से एक शब्द निकाले कमरे से निकल गई। डॉक्टर साहब खिसियाने हुए रोना मुंह बनाए खड़े रहे। उनको रोकने की कुछ हिम्मत ही ना पड़ी। निर्मला जो ही द्वार पर पहुंची, उसने सुधा को तांगे से उतरते देखा। सुधा उसे निर्मला से उसे अवसर न दिया, तीर की तरह झपट कर चली गई। सुधा एक क्षण तक विस्मय की दृष्टि में खड़ी रही। बात क्या है, उसकी समझ में कुछ ना आ सका। वह व्यग्र हो उठी, जल्दी से अंदर गई। मैरी से पूछने की क्या बात हुई, यह अपराधी का पता लगाएगी। अगर उसे मालूम हुआ कि मैरी या किसी नौकर ने उसे और कोई अपमान सूचक बात कही तो वह खड़े खड़े निकाल देगी। लपकी हुआ अपने कमरे में गई। अंदर कदम रखते ही डॉक्टर का मुँह लटकाए चारपाई पर बैठे देखा। निर्मला यहाँ आई थी? डॉक्टर साहब ने सिर खुजलाते हुए कहा। हाँ, आई तो थी। सुधा, किसी मेहरी ने उसे कुछ कहा तो नहीं? मुझसे बोली तक नहीं, झपट कर निकल गई। डॉक्टर साहब की मुख कांति मलिन हो गई। यहाँ तो उन्हें किसी ने कुछ नहीं कहा। सुधा, किसी ने कुछ कहा? देखो, मैं पूछती हूँ ना, ईश्वर जानता है, पता पा जाऊंगी तो खड़े खड़े निकाल दूंगी। डॉक्टर साहब चिटचिटाते हुए, मैंने तो किसी को कुछ कहते नहीं सुना। तुम्हें उन्होंने देखा ना होगा। सुधा, वाह, देखा ना होगा? उसके सामने तुम्हें तांगे से उतरी। उन्होंने मेरी ओर ताका भी नहीं, पर बोली नहीं। इस कमरे में आई थी। डॉक्टर साहब के प्राण सूखे जा रहे थे। हिचकिचाते हुए बोले, आई क्यों नहीं थी? सुधा, तुम्हें यहाँ बैठे देखकर चली गई होगी। बस किसी मेहरी ने कुछ कह दिया होगा। नीच जात है ना, किसी को बात करने की तमीज़ तो है नहीं। अरे ओ सुंदरिया, जरा यहाँ तो आ। डॉक्टर, उससे क्यों बुलाती? वह यहाँ से सीधे दरवाजे की तरफ गई, मेहरियों से बात तक नहीं की। तो फिर तुम्ही ने कुछ कह दिया? डॉक्टर साहब का कलेजा धक धक करने लगा। बोले, मैं भला क्या कह देता? क्या ऐसा गवार हूँ? तुमने उन्हें देखा तब भी बैठे रहे? डॉक्टर, मैं यहाँ था ही नहीं, बाहर बैठक में अपनी ऐनक ढूंढता रहा। जब वह ना मिली तो मैंने सोचा शायद अंदर हो। यहाँ आया तो उन्हें बैठे देखा। मैं बाहर जाना चाहता था कि उन्होंने खुद पूछ लिया, किसी चीज़ की ज़रूरत है? मैंने कहा, जरा देखना, यहाँ मेरी ऐनक तो नहीं है। ऐनक किसी सराहने वाले ताक पर थी, उन्होंने उठाकर दे दी। बस इतनी सी बात हुई। सुधा, बस तुम्हें ऐनक देते हुए झल्लाई बाहर चली गई? क्यों? झल्लाई तो नहीं, चली गई, जाने लगी तो मैंने कहा बैठिए, वह आती होगी। न बैठी तो मैं क्या करता? सुधा ने कुछ सोचकर कहा, बात कुछ समझ में नहीं आती। मैं जरा उसके पास जाती हूँ, देखूँ क्या बात है। डॉक्टर, तो चली जाना, ऐसी जल्दी क्या है, सारा दिन तो पड़ा है। सुधा ने चादर ओढ़ते हुए कहा, मेरे पेट में खलबली मची हुई। कहते हो जल्दी है? सुधा तेजी से कदम बढ़ाते हुए निर्मला के घर की ओर चली और 5 मिनट में जा पहुंची। देखा तो निर्मला अपने कमरे में चारपाई पर पड़ी रो रही थी। बच्ची उसके पास खड़ी थी। अम्मा, क्यों रोती हो? सुधा ने लड़की को गोद में उठाया और निर्मला से बोली, बहन सच बताओ, क्या बात है? मेरे यहाँ किसी ने तुम्हें कुछ कहा? मैं सबसे पूछ चुकी हूँ, कोई नहीं बताता। निर्मला आंसू पोंछती हुई बोली, किसी ने कुछ नहीं कहा बहन, भला वहाँ मुझे कौन क्या कहता? तो फिर मुझसे बोली क्यों नहीं और आते आते रोने लगी? निर्मला, अपने नसीबों को रो रही हूँ, और क्या। सुधा, तुम यूँ ना बदलाओगी, मैं कसम दूंगी। कसम ना रखना भाई, मुझे किसी से कुछ नहीं कहा। झूठ किसे लगा दूँ? सुधा, खाओ मेरी कसम, तुम तो नहा की जिद करती हो। अब इसके आगे का फिर देखिएगा, जरा ध्यान से सुनो, अच्छी उपन्यास है, बहुत मन को भाती है।